हेलो एवरीवन, आप लोगों ने 11th क्लास में फील्ड चूज़ करी है कॉमर्स और उसमें एक सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। ये अकाउंटेंसी मैं आपको पढ़ाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही स्पेशल सब्जेक्ट है और भविष्य में हमेशा यूज़ आने वाला सब्जेक्ट है। चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड से हो, आपको सुनने को मिलेगा जो अकाउंट्स में टर्म्स यूज़ होती हैं वो। फॉर एग्जाम्पल असेट, फॉर एग्जाम्पल लायबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में सुनने को मिलेंगी। इसी को हम धीरे धीरे समझते हैं कि क्या क्या होता है। तो अकाउंटिंग क्या है, उससे स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग बेसिकली लैंग्वेज ऑफ फाइनेंस है। अब लैंग्वेज क्या होती है? एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, कोई भी चीज़ समझने का तरीका। वैसे ही अकाउंट्स होता है फाइनेंस को समझने का तरीका। तो किसका फाइनेंस? बिजनेस का फाइनेंस। जितने भी लोग जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, इंटरेस्ट का मतलब स्टेक रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेसमैन, उसका बिजनेस में इंटरेस्ट क्या है कि भाई मेरा बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा। एट द सेम टाइम इन्वेस्टर्स, उनका बिजनेस में इंटरेस्ट क्या है कि भाई बिजनेस कोई नया प्रोडक्ट लेकर आ रहा है कि नहीं ला रहा। अगर बिजनेस कोई नया इनोवेशन करेगा, कोई नया प्रोडक्ट लेकर आएगा, तभी कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। थर्ड कस्टमर्स, कस्टमर्स भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रखते हैं बिजनेस में। फोर्थ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रखती है बिजनेस में। क्या इंटरेस्ट रखती है? तो भाई बिजनेस ने जब प्रॉफिट अर्न किया तभी वो गवर्नमेंट को टैक्स देगी, तो गवर्नमेंट का भी एक इंटरेस्ट हो गया। इस तरीके से बहुत सारे लोग बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। इसको कहते हैं बिजनेस में स्टेक रखना। अब अकाउंटिंग क्या करती है? अकाउंटिंग इन स्टेक होल्डर्स को समझाती है या बताती है कि बिजनेस का फाइनेंस कैसा चल रहा है। तो अकाउंटिंग क्या है? एक लैंग्वेज ऑफ फाइनेंस है जिसकी हेल्प से स्टेक होल्डर्स को पता चलता है कि बिजनेस में क्या चीज़ें हो रही हैं, कितना प्रॉफिट है, कितना नुकसान है, कितनी बिजनेस की असेट है, कितनी लायबिलिटी है। ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग बताती है। नेक्स्ट कंसेप्ट हम समझते हैं बुक कीपिंग का। अब देखो बुक कीपिंग का मतलब क्या है। तो लेट सपोज आप एक बिजनेसमैन हो और आपके एक मोबाइल की शॉप है, विच मीन्स आपका एक बिजनेस है। अब आपने मान के चलो कि 1 जनवरी को 5 मोबाइल फ़ोन परचेज करे और 4 जनवरी को वो 5 मोबाइल फ़ोन सेल कर दिए। फिर आपने 7 जनवरी को 10 और मोबाइल फ़ोन परचेज करे और 10 जनवरी को वो सारे भी सेल कर दिए। इस तरीके से पूरे जनवरी मंथ में आपने अप्रोक्सीमेटली 50 मोबाइल फ़ोन्स परचेज किए और 50 मोबाइल फ़ोन सेल कर दिए। अब समझना, लेट सपोज आपको ये जानना है कि X दाम का मोबाइल फ़ोन आपने कौन सी डेट को परचेज किया। अब सारी चीज़ें आपको याद तो रहेंगी नहीं, आपको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसको मेंटेन करना पड़ेगा कि X मोबाइल फ़ोन आपने कब परचेज किया, X मोबाइल फ़ोन कब सेल हुआ, Y मोबाइल फ़ोन कब परचेज किया, Y मोबाइल फ़ोन कब सेल हुआ। इन सारी चीज़ों के रिकॉर्ड्स रखने को हम कहते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग से ही हमें पता चलता है अल्टीमेटली कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि बुक कीपिंग हर डेट की कैलकुलेशन रखता है कि इस डेट पे परचेज हुआ, इस डेट पे सेल हुआ, इतना पैसा आया, इतना पैसा गया। इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस और बुक कीपिंग में यही सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज, कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं बिजनेस में। सबसे पहले अगर आपको कोई टर्म सीखनी है तो वो है कैपिटल। तो मैंने आपको बोला कि आप लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया मोबाइल शॉप का, जहां पे आप लोग मोबाइल फोन्स सेल करते हैं। अब आप हो गए बिजनेसमैन और आपका मोबाइल शॉप हो गया आपका बिजनेस। मैं अकाउंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूँ। इस कंसेप्ट का नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी। ये कंसेप्ट कहता है कि जो बिजनेसमैन है वो एक सेपरेट पर्सन है, जिसको हम डिनोट करेंगे पर्सन 1 से, और जो उसका बिजनेस है वो एक सेपरेट पर्सन है, जिसको हम डिनोट करेंगे पर्सन 2 से। तो सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट बताता है कि बिजनेसमैन और उसका बिजनेस दो अलग अलग आदमी हैं, दो अलग अलग प्राणी हैं। अब कैपिटल क्या होती है? आपकी मोबाइल शॉप है, विच मीन्स आप एक अलग पर्सन हो और आपका मोबाइल शॉप एक अलग पर्सन है। अब उस मोबाइल शॉप को रन करने के लिए आपको अपने बिजनेस को पैसा तो देना पड़ेगा। तो आप हो गए पर्सन 1 और पर्सन 1 ने पर्सन 2 को पैसा दिया। क्यों पैसा दिया? जिससे कि पर्सन 2 बिजनेस रन करके प्रॉफिट्स रन कर सके, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सके,
परचेज कर सके। क्या परचेज कर सके? तो मोबाइल फोन्स परचेज कर सके। एम्प्लॉयज की या स्टाफ की सैलरीज प्रोवाइड कर सके। ये सारी चीजें करेगा कौन? बिजनेस पर्सन नंबर 2। किसकी मदद से? तो बिजनेसमैन की मदद से, पर्सन नंबर 1 की मदद से। मदद कैसी? तो मदद होगी मनी के फॉर्म में। ये जो मनी गया ना इसके पास, बिजनेस के पास जो मनी गया, इसी मनी को हम कहते हैं कैपिटल। अब नेक्स्ट टर्म समझते हैं, ड्राइंग्स। अब देखो, जो बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस को कैपिटल दी, कुछ टाइम बाद बिजनेसमैन अपने बिजनेस के पास गया और अपने बिजनेस को बोला कि भाई मेरे को कुछ पैसा वापस निकालना है, कुछ पैसा विड्रॉ करना है। अब हमेशा ध्यान रखना, जब बिजनेसमैन बिजनेस के पास जाके बोलेगा मेरे को कुछ पैसा विड्रॉ करना है, तो जब तक वो ये ना बोले कि पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करना है। पर्सनल यूज मतलब कि अपने घर का किराया देना, बच्चों की फीस देना, वाइफ को ज्वेलरी दिलाना, ये सारी चीजें पर्सनल यूज हो गई। तो जब तक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के पास जाके ये नहीं बोलेगा कि मेरे को कुछ पैसा चाहिए पर्सनल यूज के लिए, तब तक हम उसको ड्राइंग्स नहीं बोलेंगे। लेकिन जब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के पास गया और उसने बोला कि मेरे को पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा चाहिए या फिर कुछ गुड्स चाहिए, गुड्स मतलब हो गया आपका स्टॉक या जिस चीज में आप काम कर रहे हो। तो लेट सपोज बिजनेसमैन अपने बिजनेस के पास गया और बिजनेस को बोला कि सुनो मेरे को एक आईफोन 17 दे दो। बिजनेस ने पूछा क्यों दे दो? तो उस आदमी ने बोला कि पर्सनल यूज के लिए मेरे को आईफोन 17 दे दो। अब ये पर्सनल यूज के लिए जो आईफोन 17 गया, ये क्या था? बिजनेस का गुड्स था। बिजनेस इस चीज में डील करता था, तो बिजनेस का ये गुड्स था। इन गुड्स को पर्सनल यूज के लिए जब बिजनेसमैन ने यूज किया, तो उसको हम कहेंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोगों ने कैपिटल समझा, कैपिटल क्या होती है, हम लोगों ने ड्राइंग्स समझा, ड्राइंग्स क्या होती है। नेक्स्ट हम समझते हैं एक और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, असेट्स। असेट क्या होती है? देखो, जो मोबाइल शॉप आपने ओपन करा, उस मोबाइल शॉप में आपको कई चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले तो वो शॉप की जो बिल्डिंग होगी, सेकंड उस शॉप के अंदर जो फर्नीचर लगा हुआ होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो शॉप के अंदर आपका स्टॉक होगा, इसी तरीके से जो शॉप के अंदर आपका फैन लगा होगा या एसी लगा होगा। और हम बात करें तो जो शॉप के अंदर शोकेस लगा होगा जिसपे आप लोग अपने मोबाइल फोन को रखते हो, प्रेजेंट करते हो लोगों के सामने। ये सारी ही चीजें क्या कर रही हैं? तो आपके बिजनेस को हेल्प कर रही हैं। किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। हर वो चीज जो आपको भविष्य में पैसा कमा के दे सके, उसको हम कहते हैं असेट। आपका स्टॉक आपका असेट है। क्यों? क्योंकि उसको बेच के आपको पैसा मिलेगा। आपका एसी, अगर दुकान के अंदर एसी नहीं होगा, कस्टमर को गर्मी लगेगी तो वापस बाहर चला जाएगा, तो आपका एसी आपको इनडायरेक्टली पैसा कमा के दे रहा है। तो हर वो चीज जो आपको पैसा कमा के दे सकती है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, तो लेट इट बी फैन, लेट इट बी ट्यूबलाइट, लेट इट बी फर्नीचर, let it be showcase, let it be the building in which you are doing your business, everything concludes to be the asset, जिससे आपको भविष्य में पैसा मिल सकता है, जिससे आप पैसा कमा सकते हो। चलिए जी, नेक्स्ट हम समझते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी अगर मैं इजी टर्म में समझाऊं तो हिंदी में लायबिलिटी का मतलब होता है उधारी। अब अगर लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी क्या हो गया कि आपके बिजनेस की मार्केट में जितनी भी उधारी है उसको हम कहते हैं लायबिलिटी। उधारी का मतलब क्या? तो लेट सपोज आप किसी एक्स पर्सन से 10 मोबाइल फ़ोन परचेज करके लेकर आए और आपने उसको बोला कि भाई इन मोबाइल फ़ोन्स का मैं पैसा तब दूंगा जब ये मोबाइल फ़ोन बिक जाएंगे।
अगले आदमी ने बोला कि ठीक है मोबाइल फ़ोन को ले जाओ। एक्स पर्सन ने आपको क्या बोला कि आप मोबाइल फ़ोन को ले जाओ, जब ये मोबाइल फ़ोन बिक जाएंगे तब आप मेरे को पैसा दे देना। विच मीन्स अभी वो 10 मोबाइल फ़ोन की आपके ऊपर उधारी है। जब वो 10 मोबाइल फ़ोन बिकेंगे तो आपको किसी आदमी का पैसा चुकाना है। इसको कहते हैं लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। इसी तरीके से मान के चलो आप एसी परचेज करके लेकर आए और एसी आपने अपने शॉप में फिट किया, उस एसी का भी आपने पैसा नहीं दिया। अब आपने उसको क्या बोला, उस दुकानदार को जिससे आप एसी लेकर आए थे, आपने उसको बोला कि मेरे को 1 महीने का समय दे दो, मैं थोड़ा सा पैसा कमा लूँ, उसके बाद आपको इस एसी का पैसा चुका दूंगा। वो दुकानदार भी भला आदमी था, उसने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ले जाओ। अब जब आपके पास पैसा आएगा तो आपको उस दुकानदार को चुकाना है पैसा जिससे आप एसी लेकर आए हो। विच मीन्स ये आपकी एक नई उधारी हो गई मार्केट में। मतलब जितनी भी उधारी आपके बिजनेस की मार्केट में चल रही है, उन सारी उधारी को हम कहते हैं लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। क्लियर है? तो लायबिलिटी का सिंपल सा मतलब है उधारी। इसी लायबिलिटी के अंदर 2 टर्म्स आते हैं, पहला शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और दूसरा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का मतलब वो उधारी जो हम लोग 1 साल के अंदर अंदर चुका देंगे। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब क्या, जिसको चुकाने में 1 साल से ज़्यादा समय लग जाएगा, मोर देन 1 ईयर। एग्जाम्पल्स हम अगर समझें तो अभी नहीं समझेंगे, एग्जाम्पल्स हम लोग फ्यूचर में समझेंगे इसके। अभी हम बस इतना सा समझते हैं कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होता है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि क्रेडिटर्स क्या होते हैं। तो अभी देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आप लोग एक एक्स पर्सन के पास गए और उसके पास से आप 10 मोबाइल फोन्स उधार पे लेकर आए, ठीक है। तो वो तो हो गया आपके बिजनेस के लिए लायबिलिटी। अब एक्स पर्सन जिससे आप लोग वो 10 मोबाइल फोन उधार पे लेकर आए हैं, उस एक्स पर्सन को हम कहेंगे क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। तो हमने क्या समझा कि क्रेडिटर जो है वो एक तरीके की लायबिलिटी है क्या? तो हाँ बिल्कुल, क्रेडिटर हमारा एक तरीके की बिजनेस की लायबिलिटी है। लेकिन क्रेडिटर का मतलब क्या? क्रेडिटर का मतलब वो आदमी जिससे आप उधार लेकर आए हो, जिससे आप 10 मोबाइल फोन्स लेकर आए हो, वो पर्सन हो गया आपका क्रेडिटर। सेकेंडली मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप लोग अपने बिजनेस के, अपने शॉप के लिए एसी परचेज करके लेकर आए और आपने उस दुकानदार को बोला था कि एक बार मैं थोड़ा सा पैसा कमा लूँ, फिर मैं इसका पैसा चुका दूंगा। तो जो एसी आप जिस आदमी से लेकर आए, वो दुकानदार भी आपके लिए क्या हो गया? एसी वाला आपके लिए हो गया क्रेडिटर। तो क्रेडिटर मतलब वो आदमी जिससे आप उधार पे सामान लेकर आ रहे हो। अब देखो क्रेडिटर जो होता है वो हमेशा एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है। आप 10 मोबाइल फ़ोन जब लेकर आए एक्स पर्सन से और आपने उसको बोला कि जब ये मोबाइल फ़ोन बिक जाएंगे तो मैं इसका पैसा चुका दूंगा। अब ऐसा तो है नहीं कि वो 10 मोबाइल फ़ोन आप लोग 1 साल तक अपने पास रखे रहोगे और 1 साल के बाद बेचोगे। आपकी कोशिश क्या रहेगी? जल्दी से जल्दी ये 10 मोबाइल फ़ोन बिकें और मैं 10 मोबाइल फ़ोन और लेकर आ जाऊँ। इससे क्या होगा? आपके बिजनेस को प्रॉफिट अर्न होगा। अब 10 मोबाइल फ़ोन जैसे ही बिकेंगे आप उस 10 मोबाइल फ़ोन का पेमेंट करोगे। विच मीन्स कि जो क्रेडिटर होता है उसका पेमेंट हमेशा 1 साल के अंदर अंदर होता है, ठीक है। इसलिए क्रेडिटर जो है वो हमारी क्या है? लायबिलिटी तो है लेकिन शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। आया समझ में शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का मतलब? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का मतलब जिसको हम 1 साल में जिस उधारी को हम लोग 1 साल में चुका दें, जिसका सबसे पहला एग्जाम्पल है आपके क्रेडिटर। इसी तरीके से होता है डेटर। मान लो आपके पास एक पर्सन आया वाई, वो पर्सन ने आपको बोला कि मेरे को आप 2 मोबाइल फोन्स बेच दो। आपने कहा ठीक है, 2 मोबाइल फोन कौन से चाहिए? उसने बोला आईफोन 14 और आईफोन 16। आपने दोनों मोबाइल फोन इस वाई नाम के आदमी को दे दिए। मोबाइल फोन लेने के बाद ये वाई नाम का आदमी आपसे बोलता है कि सर मेरे पास ना अभी पैसे नहीं है, मेरे को आप 15 से 20 दिन का समय दो, मैं आपको 15 से 20 दिन में पैसे दे दूंगा। अब वैसे तो किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने सोचा कि चलो भाई भला आदमी लग रहा है, ये आपके कोई नोन में था ये वाई नाम का पर्सन, तो आपने बोला ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आईफोन 14 और आईफोन 16 ले जाओ मेरे पास से, जब 10 दिन 15 दिन का जो भी आप समय कह रहे हो, आप 10 से 15 दिन में मेरे को पैसे रिटर्न कर देना। अब सुनना, जो 10 to 15 डेज का टाइम है, जो 10 to 15 डेज आपने उसको दिए,
उन 10 to 15 डेज के लिए वो आदमी कहलाएगा आपके बिजनेस का डेटर। तो डेटर मतलब क्या, जिससे आपको पैसे फ्यूचर में लेने हैं, और क्रेडिटर मतलब क्या, जिसको आपको फ्यूचर में पैसे देने हैं। ठीक है, 2-3 और टर्म्स हैं, वो भी हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। तो एक टर्म तो है परचेजेस। परचेजेस का मतलब क्या होता है, जितना भी आपके मोबाइल के शॉप पे आप मोबाइल फोन्स लेकर आते हो, तो ये क्या हो गया, आपके बिजनेस के गुड्स, आपके बिजनेस के स्टॉक। इन्हीं स्टॉक को, जो गुड्स आप अपने बिजनेस में यूज करके पैसा कमाओगे, इन्हीं गुड्स को हम लोग कहते हैं परचेजेस। जो गुड्स आपको बिजनेस को रन करने में हेल्प कर रहा है, उन गुड्स को जब आपने खरीदा तो आपने उसको नाम दिया परचेजेस का। अब एक कंसेप्ट समझो, मान के चलो आपके शॉप के लिए आप एसी खरीद के लाए, तो क्या उस एसी को भी हम परचेजेस का नाम दे देंगे क्या? तो कभी भी नहीं। परचेजेस में और असेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आपका जो एसी है, वो एसी हमेशा सालों साल आपकी दुकान पे लगा रहेगा, आपकी शॉप पे लगा रहेगा। वो एसी आपके शॉप के लिए असेट हो गया। उस एसी को आप इस इंटेंशन से नहीं ला रहे हो कि कल मैं इस एसी को बेच के पैसा कमा लूंगा। आपने उस एसी को अपने शॉप पे फिट किया है जिससे कि आपके शॉप में ठंडक रहे, कूलिंग रहे, कस्टमर आए तो उसको एक अच्छा फील गुड हो। ठीक है, तो वो एसी आपके लिए परचेजेस नहीं है, वो एसी आपके लिए एक असेट है। लेकिन आपका मोबाइल फ़ोन का बिजनेस है, तो जो मोबाइल फ़ोन आप खरीद के लेकर आ रहे हो, वो किस इंटेंशन से लेकर आ रहे हो कि ये मोबाइल फ़ोन मेरे को जल्दी से जल्दी बेचना है और दूसरे और मोबाइल फ़ोन्स लेकर आने हैं। तो जो मोबाइल फ़ोन आप लेकर आए, जिस इंटेंशन से लेकर आए, उसको बेचने के इंटेंशन से। एसी आप बेचने के इंटेंशन से नहीं लाए थे, मोबाइल फ़ोन आप बेचने के इंटेंशन से लाए थे। तो जिस भी चीज़ को एक बिजनेस बेचने के इंटेंशन से लेकर आता है, उन गुड्स को हमने नाम दिया है परचेजेस का। ठीक है, और जब वो गुड्स बिक जाते हैं, जब वो गुड्स मार्केट में सेल हो जाते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं सेल का। तो परचेजेस और सेल की जहां भी बात होगी, परचेजेस का मतलब क्या, जिन गुड्स से आपका बिजनेस चल रहा है, उन गुड्स को जब आप खरीद के लेकर आए तो उसको आपने नाम दिया परचेजेस का। और उन गुड्स को जब आपने मार्केट में बेचा तो उसको आपने नाम दिया सेल का। ऐसा ही एक कंसेप्ट होता है परचेज रिटर्न का। परचेज रिटर्न समझो क्या होता है। आप एक्स नाम के पर्सन के पास गए और आपने उससे 10 मोबाइल फोन्स परचेज करे, उसको हमने नाम दिया क्या, परचेजेस। उन 10 मोबाइल फोन्स में 2 मोबाइल फोन्स ऐसे थे जो कि आपको समझ में नहीं आए, आपको अच्छे नहीं लगे, तो आप उस एक्स नाम के पर्सन के पास गए और उन मोबाइल फोन्स को आपने, उन 2 मोबाइल फोन्स को आपने रिटर्न कर दिया। इसको कहते हैं परचेज रिटर्न। ठीक है, तो जो गुड्स आप खरीद के लेकर आए थे, उनको हमने नाम दिया परचेजेस का। और उनमें से कुछ गुड्स अगर आपने रिटर्न कर दिए, या सारे ही गुड्स अगर आपने रिटर्न कर दिए, तो उसको हम कहेंगे परचेज रिटर्न। इसी तरीके से जो गुड्स आपने मार्केट में बेचे, उनको हमने नाम दिया सेल का। और जो गुड्स कस्टमर ने आपको वापस दे दिए, उसको हम नाम देंगे सेल्स रिटर्न का। अब 2 कंसेप्ट में और बताऊंगा, उसके बाद ये वीडियो खत्म करेंगे। एक कंसेप्ट है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो हम वो जो एसी परचेज करके लाए थे, लेट सपोज वो एसी हम लाए थे 50,000 रुपीज़ का, तो हमने अपने बुक्स में उस एसी की वैल्यू लिख दी 50,000 रुपीज़। अब 2 साल बीते, अब उस एसी की वैल्यू 50,000 तो रहेगी नहीं मार्केट में। मार्केट में उस एसी की वैल्यू कम हो चुकी होगी या ज़्यादा हो चुकी होगी, सेम तो रहेगी नहीं। लेकिन अभी भी आप अपनी बुक में उसको किस वैल्यू से रिप्रेजेंट करोगे, 50,000 की वैल्यू से। क्यों? क्योंकि आप 50,000 में परचेज करके लाए थे। अब इस 50,000 को हम कहते हैं बुक वैल्यू। इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट में उस एसी की क्या वैल्यू है, आपके लिए उस एसी की बुक वैल्यू तो 50,000 ही है अभी भी। ठीक है, तो बुक वैल्यू मतलब जिस वैल्यू पे आप असेट परचेज करके लाए और आपने अपने बुक्स में, अपने रिकॉर्ड्स में वो वैल्यू डाली, उसको हम कहेंगे बुक वैल्यू। एक कंसेप्ट होता है रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब, जो एसी आपके पास था, आपने सोचा कि इसको बेच के मैं नया एसी लेकर आता हूँ, तो वो एसी जब आपने मार्केट में बेचा और उस एसी से जो आपको पैसे की रिकवरी हुई, उस पैसे की रिकवरी को हम कहते हैं रियलाइजेबल वैल्यू। क्या उस एसी ने आपको रिकवर करके, रियलाइज करके दिया, उसको हम कहते हैं रियलाइजेबल वैल्यू। तो उस एसी को, उस असेट को हमने जो बेचा और इमीडिएटली जो हमने उस असेट को कैश में कन्वर्ट किया, उस कैश को हम कहेंगे रियलाइजेबल वैल्यू।
कोशिश मैं यही करूँगा कि आने वाले सारे वीडियोस में इंटरेस्टिंग बना के चलूँ और आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए अकाउंटिंग कंसेप्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी 11th एंजॉय कीजिए। अब एक नई जर्नी आप लोग शुरू कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।